जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सोच नहीं मिलती, फिर भी कश्मीर के हित के नाम पर दोनों पार्टियों ने सरकार बनाई थी। बीजेपी ने पीडीपी की राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए आर्टिकल 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं दिख रही। केंद्र सरकार इन दिनों आतंकियों की फंडिंग और अलगाववादियों के हवाला नेटवर्क को खत्म करने में जुटी है। 7 अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में आतंकियों को सांप सूंघ गया है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 35A के बहाने वही जुबान बोलनी शुरू कर दी जो अब तक अलगाववादी बोला करते थे। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को 14 मई 1954 से विशेष नागरिकता, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी और नौकरी को लेकर विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इस आर्टिकल को वी द सिटीजन्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि अगर आर्टिकल 35A को खत्म किया गया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। वाघा बॉर्डर से कई मुश्किलात है, वहां से चरस भी आता है, गांजा भी आता है, मगर उसको बंद करने की बात नहीं होती है। तो अगर कोई गलती मुजफ्फराबाद रोड से होती है तो उसको बंद करने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बात आर्टिकल 35A पर महबूबा का बयान बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अभी बीजेपी इस पर नाराजगी जता ही रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने सीमा पार से चल रहे व्यापार के मामले में भी बीजेपी के खिलाफ स्टैंड ले लिया। आतंकियों की फंडिंग की जांच कर रही एनआईए ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यानी एलओसी के रास्ते हो रहे कारोबार को बंद करने की सिफारिश की है। इसका भी महबूबा मुफ्ती ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच कारोबारी और जज्बाती रिश्तों को बढ़ाने की जरूरत है। महबूबा के इन बयानों से कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कश्मीर जो है वो कश्मीर के लोग और कश्मीर जो हमारी प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा है और हमें उनको उसके साथ जोड़ करके प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ाना है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पिछले 3 वर्षों में मोदी जी की भारत सरकार ने और महबूबा मुफ्ती जी और मोदी जी की राज्य सरकारों ने निश्चित रूप से कश्मीर की स्थिति बद से बदतर कर दी है और एक मेस क्रिएट कर दिया है पूरे कश्मीर में। Jammu and Kashmir that are responsible for what is happening. The Union of India is responsible, whether it was the UPA government or the NDA government. Our neighbor across, as much as I know it's popular to blame them for everything that is happening in Jammu and Kashmir, it is not. तो सवाल ये है कि क्यों अलगाववादियों की भाषा बोल रही है महबूबा मुफ्ती। हमारे साथ शबनम लोन जुड़ेंगी कश्मीर से थोड़ी देर में, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील पंडित जी, जाने माने व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, सरकार ने इस मामले में साफ साफ कहा है 35A के मामले में कि इस पर देशव्यापी बहस होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ कहा है कि यह बड़ा सेंसिटिव मैटर है और उन्होंने कोई भी हलफनामा डालने से इनकार कर दिया। क्यों सरकार 35A पर कमिट नहीं करना चाहती है किसी भी तरह की बात को? क्या ये बीजेपी की दोहरी राजनीति नहीं है? आपने 370 को छोड़ दिया लेकिन आप 35A को भी भूल गए। 35A जिसके चलते कश्मीर में जो है लोगों को नौकरियों में, बाकी चीजों में विशेषाधिकार मिले हुए हैं। शादी के बाद अगर वो दूसरे राज्य जाते हैं तो उन बेटियों की नागरिकता खत्म कर दी जाए, वहां की यह अधिकार भी उसका है। इस समय आने पर मुझे लगता है कि 35A का भी इलाज हो जाएगा और 370 का भी हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है कश्मीर की घाटी में शांति बहाली प्राथमिकता है और किसी को उसमें अलगाववादी बयान देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से अनुच्छेद 370 पर बयान आया है वो बयान निश्चित तौर पर निंदनीय है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता है। धारा आप तो सरकार चला रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप तो सरकार चला रहे हैं उनके साथ, आपके अलाइंस पार्टनर है वो, आप सरकार चला रहे हैं उनके साथ। इसलिए मैंने कहा, लेकिन महबूबा दूसरी भाषा बोलती है, वो अलगाववादियों की भाषा बोलती है। कश्मीर की जो
नहीं, वो अलगाववादी की भाषा बोलते हैं, हम लगाववादी की भाषा बोलते हैं। हम उनके अलगाववाद से जो है प्रेरित और होने वाले नहीं है, उनके अलगाववाद को स्वीकारने वाले नहीं है। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में 3 दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों की भाषा सदैव एक तरह से रही है और अलगाववादियों को समर्थन देने वाली, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली भाषा रही है। हम जमहूरियत के लिए, वहां पर लोकतंत्र की संस्थापना के लिए एक विशेष परिस्थिति में सरकार का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम राष्ट्रीय हितों से किसी प्रकार का समझौता करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी दोहरी बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों की बात करिए तो आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तीनों बात ऐसे करते हैं जो अलगाववादियों को मजबूत करें। आपने भी वही काम किया है सर। मैं दीपक जी, मैं नहीं, हमने बिल्कुल नहीं किया है दीपक जी। कांग्रेस ने 1947 से 2017 तक बारंबार अलगाववादियों को संरक्षण दिया, इसके प्रमाण है। अलगाववादी भाषा आज भी गुलाम नबी आजाद, अफजल गुरु के मामले में जो एफिडेविट देकर आए हैं वो सबके सामने है। इस तरह का कोई एफिडेविट किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा फारूक अब्दुल्ला क्या क्या बोल गए आपने सुना ही है। तो वहां पर 3 दल इस तरह की बातें करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जम्मू एवं कश्मीर को संप्रभु भारत का अभिन्न अंग मानती है और उसको जो है अभिन्न अंग के रूप में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हम भारत में कैसे शामिल कर सकते हैं, वो हमारी संकल्पबद्धता है। चलिए, वो आपकी संकल्पबद्धता है, लेकिन बीजेपी वाले कभी नारा लगाते थे सर, जहां मुखर्जी की शहादत हुई वो कश्मीर हमारा, वो कश्मीर हमारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मुझे नहीं लगता कि आप उस पर चल रहे हैं अभी, लेकिन ये बहस की आप बहस कर सकते हैं, मैं आगे आपके पास आऊंगा। लेकिन अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कभी अलगाववादियों की भाषा बोली है? अखिलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अखिलेश जी, लगता है कुछ संपर्क में दिक्कत है। सुशील जी, आपको क्या लगता है, क्या प्रेम शुक्ला जो बयान कर रहे हैं वो वाकई हकीकत है? देखिए, मैं मान भी लूं प्रेम शुक्ला जी बहुत संयत तरीके से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में, और मैं उनकी बात मान भी लूं, लेकिन दुनिया कैसे भूल जाएगी कि उन्हीं के प्रत्याशी अमीरा कदल से थी हीना भट्ट। चुनाव में उन्होंने कहा था कि धारा 370 को छुआ भी तो मैं बंदूक उठाऊंगी, और आज तक पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उनकी भर्त्सना तक नहीं की है। वो आज भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं है, चुनाव हार गई थी, लेकिन आज भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो पार्टी की ओर से प्रस्तुत होती हैं और वहां पर जितने मुंह उतनी बातें चलती हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता समझ में आता कि क्या मजबूरियां हैं, लिख करके क्यों देना पड़ा एजेंडा फॉर अलायंस में वो सब जिनके प्रति कभी आस्था नहीं रही और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा लिख करके दिया जाएगा। तीसरी बात, आज हम उस सरकार को क्यों ढोने को मजबूर हैं जो एनआईए के रास्ते में बाधा पहुंचाती है। जब एयरपोर्ट से वहां गिरफ्तार करके लोगों को दिल्ली लाया जा रहा था तो इसी मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अफसर भेज करके उनकी दिल्ली रवानगी में रुकावट डालने की कोशिश की, जो साफ कहती हैं कि अगर छुआ भी इन विशेष प्रावधानों को संविधान के तो कश्मीर घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप ही के शहर मुंबई में आकर के उन्होंने भारत सरकार की घोषित नीति के खिलाफ बयान देकर के कहा कि ओआरओबी जो चीन का एक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से, उसमें भारत को जुड़ जाना चाहिए। देखिए, वो एक साझा सरकार की मुख्यमंत्री है जो भाजपा के सहारे चल रही है, वो विदेश नीति में दखल डालती हैं, वो ये भी कहती हैं कि हमारा ट्रेड नहीं रुकना चाहिए, चाहे कितना नशा आए, कितनी बंदूकें आए, कितना बारूद आए, कितना पैसा आए, कितने आतंकवादी आए। तो ये लगता है कि क्या भाजपा शासित प्रदेश है, भाजपा से समर्थन चल रही, भाजपा के समर्थन से चल रही सरकार है। तो
ऐसे विरोधाभासों को कब तक ढोएंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक इसकी सार्वजनिक भर्त्सना निषेध नहीं करेंगे, ये प्रश्न उठते हैं। यदि आप वो सब करें जिसके प्रति आप कहते हैं आप निष्ठावान हैं, तो इन सब का क्या करें जो आए दिन सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इन विरोधाभासों को, इस जुबानी जमा खर्च को कहां पर आकर तालमेल बिठाएं। मैं इस उहापोह में हूं और आपके बहुत से समर्थक, देश भर में आपके वोटर और कार्यकर्ता आज इसी संशय में हैं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन किस ओर जा रहा है, क्या कर रहा है और कश्मीर को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। मेरे ख्याल से पंडित जी ने जितने पॉइंट उठाए हैं उसमें से कोई भी गलत नहीं है और इसका जवाब वाकई में भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। नहीं, मैं निश्चित देखिए, सुशील पंडित जी जो कह रहे हैं वो एक बड़ा पक्ष है। मैं सुशील पंडित जी के उस पक्ष से इंकार नहीं, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि ओआरओपी पे भले महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह रही हो, लेकिन ओआरओपी पे हम जरा भी भारत के हितों के विपरीत जाने के लिए तैयार नहीं। ओआरओपी में हम नहीं जुड़ रहे। आप तैयार नहीं है ना, आप तो महबूबा को खुश रखने वाले स्टेटमेंट दे देते हैं, भूमिका में किसी प्रकार, लेकिन वो नहीं देती है। आप तो महबूबा को खुश रखने वाले स्टेटमेंट दे देती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती नहीं देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, महबूबा मुफ्ती को खुश करना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है उस कश्मीर में जमहूरियत को जिलाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बार बार लोग जब कश्मीर में जमहूरियत ने ये प्रश्न पूछते हैं, तो उस संदर्भ में विशेष स्थितियां हैं जिसके कारण पीडीपी के साथ समझौता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कश्मीर की अपनी नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर रही है। भारत के हितों की समग्र संरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। कुछ मुद्दे जो हैं वो इस तरह के हैं जो विशेष परिस्थितियों के नाते स्थगित दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसके प्रति हमारे संकल्प में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी नीतियों में रंच मात्र परिवर्तन नहीं किया है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अलगाववादियों की भाषा बोलती है, गद्दारों की भाषा बोलती है। क्या आप इस आरोप को मानेंगे? देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि बीजेपी का ये इतिहास रहा है, चाहे जंग आजादी से रहा हो, चाहे माफीनामा लिखने का रहा हो, चाहे आज कश्मीर में रहा हो। देखिए, ये मुफ्ती साहिबा जो हैं वो अकेले नहीं हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की मुख्यमंत्री हैं। वो अब उनका अपना बयान नहीं है, वो मुख्यमंत्री का बयान है और उस मुख्यमंत्री का जो बीजेपी जिसमें शामिल है उनका ये बयान है। और आश्चर्य इस बात का है कि वो ये कहती हैं कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा कश्मीर में और हमारे किसी भी सुविधा के भक्त और राष्ट्रभक्त और सत्ता के भक्तों को आज तक खून भी नहीं खौला, क्योंकि सत्ता चाहिए इनको, चाहे अंग्रेजों के साथ से मिले, चाहे आतंकवादियों के साथ से मिले, चाहे साम और दाम से मिले, जो आजकल घूम घूम के हमारे प्रदेशों में चारों तरफ किया जा रहा है। तो ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इनको जो बोल देंगे लोग उन पर यकीन कर लेंगे। हर मुद्दे पे राष्ट्र का अपमान होता है, राष्ट्र के खिलाफ वक्तव्य होता है, सेना पे एफआईआर लिखा जाता है, अलगाववादियों की वहां पे मदद की जाती है और मोदी जी और बीजेपी के लोग खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें को सत्ता चाहिए। कश्मीर में एक सत्ता मिली हुई है, सत्ता का रसास्वादन कर रहे हैं। देश इनके ऊपर सर्वोपरि नहीं है, कभी नहीं रहा है। तो 1925 से आज तक का इतिहास देख लीजिए, कभी नहीं रहा है। वो अगर है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? कोई ये कह दे कि तिरंगा को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जवाब दे दे। अरे हम अखंड भारत, हमारी संप्रभुता, अखंडता को चुनौती दे रहे हैं इन्हीं के मुख्यमंत्री, बीजेपी की मुख्यमंत्री। वो इस तरह से चुनौती दे रहे हैं और कोई उनसे ये भी नहीं कह रहा है कि आपने क्या कह दिया, ये बर्दाश्त के बाहर है। कोई अगर और कह दे, कोई यदि अगर और कह दे तो पूरे देश में ये लोग उछल कूद मचाने लगेंगे। लेकिन अब खामोश है। यही 4 बार आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कश्मीर में आपकी है। ठीक है अखिलेश जी, आपने अपना पॉइंट कस कर रखा, आपने अपना पॉइंट कस कर रखा। प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए और उसके बाद मैं
उल नबी साहब को जोड़ूंगा, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के बड़े नेता हैं, कश्मीर के बड़े नेता हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी पार्टी की विधानसभा में एक सीट भी है। आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी ने कहा, साफ साफ कहा कि आप लोग सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं। जी नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती तो पीडीपी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं, हमारी अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो इनके अपने नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, राज्यसभा में आते हैं कहते हैं अफजल गुरु को फांसी देना गलत था, तो गुलाम नबी आजाद पर कार्रवाई करने की मांग अखिलेश सिंह यादव, अखिलेश सिंह जो स्वयं को जो है देशभक्त कह रहे हैं, इनमें नैतिक बल है? श्रीमती सोनिया गांधी से मांग लें। ये जिनमें नैतिक बल नहीं है तो ये कृपा करके बताएं कि शेख अब्दुल्ला को अपने घर में जो है पंडित नेहरू ने क्यों रखा था, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को क्यों पाला, उमर अब्दुल्ला का आज क्या बयान है? तो अलगाववादियों के संदर्भ में कश्मीर की जो समस्या है आपकी देन है। और मैं ये नहीं बताना चाहता, आप अगर इस बात पर मैं चर्चा करने बैठ जाऊंगा कि पंडित नेहरू ने इस देश को कैसे बेचा, कैसे तोड़ा, तो ये बहुत बेशर्मी आपकी जो है बेनकाब होगी। तो कृपा करके इस मुद्दे पर टिके रहें। भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांके। आपका गिरेबां बहुत ही बीभत्स है, बहुत ही कुकर्मों से भरा पड़ा है। और मेरा आपसे बहुत सीधा प्रश्न है, गुलाम नबी आजाद पर कार्रवाई कब करेंगे? और अखिलेश जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन कश्मीर की आवाज भी हमको सुनना चाहिए। हमारे साथ इनामुल नबी साहब है, इनामुल नबी साहब जुड़ गए हैं श्रीनगर से। नबी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती 35A को लेकर क्यों परेशान है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है और अटॉर्नी जनरल साफ साफ कह चुके हैं कि इस पर विस्तृत राय विमर्श की जरूरत है। तो हमने देश भर से कहा है कश्मीरी आवाम की मदद करने की कोशिश है। कश्मीरी अपने आज भी कहीं को बड़ा है वो जारी रहेगी। इस सिलसिले में की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि NIA के भी जो है वो। नबी साहब, आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, मैं फिर से कनेक्शन लगाने की कोशिश करूंगा, तब तक अखिलेश जी आप जवाब दीजिए। जी दीपक जी, आज के युग में भी लोग सूरज पे कुछ लोग मिलते हैं जो थूकने का प्रयास करते हैं, और वो लोग कौन होते हैं हमें बताने की। गुलाम नबी आजाद के बारे में बोलिए, गुलाम नबी आजाद पर जवाब दीजिए। आप बोले गुलाम नबी आजाद पर जवाब दीजिए। गुलाम नबी आजाद पर जवाब, गुलाम नबी आजाद पर जवाब, प्रयास करता, गुलाम नबी आजाद पर जवाब, इतना हो, गुलाम नबी आजाद पर जवाब। सूरज पर नहीं, आप जितने तो सूरज कह रही है वो मिट रहा है ना। आपा गुलाम नबी आजाद पर जवाब, दम हो तो गुलाम नबी आजाद पर जवाब दो अखिलेश, दम हो तो जवाब दे अखिलेश जी, दम हो तो जवाब दूंगा। गुलाम नबी आजाद पर जवाब, गुलाम नबी आजाद पर जवाब, गुलाम नबी आजाद पर जवाब, गुलाम नबी आजाद पर जवाब। ना हो तो छोड़ो, माफी मांगो, खत्म बात। दम है तो जवाब दो। गुलाम नबी आजाद से आप सहमत है क्या? सहमत है? गुलाम नबी आजाद से सहमत है कि सहमत? सहमत की है, सहमत। विरोध करेंगे कि समर्थन? गुलाम नबी आजाद पर जवाब देना, नहीं तो फिर क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ की वहां की। मैं बताऊं आपको इतिहास, 370 किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुकर्म है कि नहीं है? 33 से किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुकर्म है कि नहीं? दीपक जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कुकर्मी थे, स्वीकारिए ना। नहीं, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, संभल के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत विंडो की दो नेताओं को लड़ा के विंडो काट के, बहुत धैर्य से सुनूंगा, मैं ये नहीं बन सकता, मैं इनके इतना संस्कारी नहीं हूँ। बिंदुवार जवाब दे अखिलेश जी। अखिलेश जी, मैं आपके कुसंस्कारों से मैं ग्रस्त नहीं हो सकता। सीधा जवाब। अरे मैंने हर सवाल का सीधा जवाब दिया और सीधा जवाब सबका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए अखिलेश जी को, मत बोलना। अखिलेश औकात में रह तू, नहीं खामोश ना बोलता ये चिरकुट आ गया। अरे क्या संस्कार है, आपके संस्कार को प्रणाम करता हूं।
आपके माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ। दिखाई दे रहे हैं अखिलेश, उन्होंने आपको इतने तेरे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। दीपक कांग्रेस के कार्यालय में चूते खाने वाले तेरे संस्कार मैंने देखे हैं। मैंने हमेशा जी और हुजूर कह रहा हूँ, और तेरे मेरे को करोगे। आप अपना परिचय दे रहे हैं, अपने पार्टी का परिचय दे रहे हैं। आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी को आप मुबारक हो। पार्टी का परिचय बहुत बहुत अच्छा परिचय दिया आपने अपना। सीधा जवाब, सीधा जवाब। आप जो है सीधा जवाब, आप धन्य हैं। आपका संस्कार वो पार्टी धन्य है जिसके आप प्रवक्ता हैं। आप जैसे लोग उस पार्टी के लिए ही डिजर्व करते हैं, महान है आप। अच्छा प्रेम शुक्ला जी उनका जवाब तो सुन ले, प्रेम शुक्ला जी उनका जवाब तो सुन ले। खामोश हो तो मैं बोलूं, मैं सुन रहा हूं। खामोश हो तो मैं बोलूं। तो उसी भाषा में दीपक जी, जी अखिलेश जी, दीपक जी, दीपक जी, जी 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 बोलिए। दीपक जी, मैं आपका नाम सुन के आपके चैनल पर सिर्फ इसलिए आता हूं कि दो लोगों को लड़ा के विंडो काट के दो नेताओं कुत्ते कतर से लड़ रहे हैं, ये कम से कम ना दिखाया जाए, इसलिए मैं आता हूं। मेरी अब ये उम्र नहीं रह गई कि मैं आके भों टीवी पे दो लोगों के साथ करूं। तो इसलिए कृपया हमें बख्शे रहा करें, जितना ही देर समय दें, 2 ही मिनट। अखिलेश जी देखिए हम एक सार्थक चर्चा के लिए बुलाते हैं, हम एक सार्थक चर्चा के लिए बुलाते हैं। गुलाम नबी जी को पूछ रहे हैं, हम एक सार्थक चर्चा के लिए आपको बुलाते हैं, और आपने मेरी कई डिबेट देखी हैं। आप लगातार इस शो में आते रहे हैं। दीपक जी देखिए, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको नियंत्रित करना, उसे म्यूट करना आपका काम है। मैंने 3 बार बोला, मैंने 3 बार बोला प्रेम शुक्ला जी को, मैंने 3 बार बोला। इस तरह की स्पष्ट कर दें। तो उनको फिर आप नहीं, दीपक जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए दीपक जी, दूसरी बात, और ये बहुत जब कोई ना माने तो बटन आपके हाथ में है। शब्द है क्या? जब कोई अनियंत्रित हो तो बटन आपके हाथ में है। दीपक जी, ये भाव किसका शब्द है? नहीं, भाव किसका शब्द है? और क्षमा कौन मांगना चाहिए? इन्हें खामोश कर मैं बोलूं, और कुत्ता कौन बोल रहा है? अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट उनको जवाब तो दे लेने दे, जवाब तो दे लेने। पीड़ा दीपक जी जरा स्पष्ट। मुझे लगता है कि कश्मीर पर कहा, कुत्ता जी ने भाव कहा। देखिए दीपक, कुत्ता कह रहे हो। देखिए प्रेम शुक्ला जी और मैं दोनों को बोल रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। सुने, धीरज रख ले, सुने दे रहा हूँ। आप सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए, फिर आपको जो जवाब देना होगा दीजिएगा। अखिलेश जी, आपने कुत्ता किसे कहा? नहीं, कुत्ता किसको कहा इन्होंने? कुत्ता किसको कहा? देखिए, कुत्ता किसको कहा? कुत्ता कभी ना कहूँ, अच्छा लगेगा? अरे बोलने लगेगा, मैं बैठा रहूंगा। ये डेकोरम में बहस की कृपया बता दें। तो भाई आप अपने ऊपर, आप दोनों समझदार हैं, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो फिर मैं आपको कुत्ता, कमीना, गधा, सुअर ये सब कहूँ, अच्छा लगेगा? ये नहीं रहा है। नहीं अखिलेश जी और प्रेम जी, मैं बहस इसलिए बुलाता हूं ताकि बहस को हम सार्थक तरीके से कर दें, और मैं हमेशा एक बहस की मर्यादा रखने की कोशिश करता हूं। मैं तो सार्थक की बहस कर रहा था दीपक जी। मैं पूरी मर्यादा से बात, मेरा एक शब्द गलत बता दीजिए, एक शब्द गलत बताइए, मैं क्षमा मांग लूंगा। एक शब्द गलत बोला हूं तो चलिए अखिलेश जी आप जवाब दीजिए। मैं व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना चाहता, आपकी बात मैंने प्रेम शुक्ला जी को कह दी, आप बोलिए। हाँ सुने, मैं जवाब दे रहा हूं। दीपक जी देखिए, बार बार ये गुलाम नबी जी का जिक्र कर रहे हैं, झूठा जिक्र कर रहे हैं, और जिसके साथ ये कश्मीर में सरकार में है वो तो इनके पैरोकार थे जिनका ये नाम ले रहे हैं, अफजल गुरु का। आज भी अफजल गुरु को वो लोग शहीद बताते हैं, और उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। और पूरी कश्मीर, जब से ये आए हैं दिल्ली कश्मीर में, उसके पहले पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराते थे, आते ही पाकिस्तान के झंडे लहराने शुरू हो गए। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद शुरू हो गया, फिर ISI के झंडे लहराने शुरू हो गए, फिर ISI के झंडे लहराने शुरू हो गए। सुन लीजिए इनकी झूठ। गलत नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं कोई चीज गलत नहीं बोलता हूं, सब ऑथेंटिक बोलता हूं। जब से इनकी सरकार बनी है
तब से पाकिस्तान के झंडे पहले शुक्रवार को शुरू हुए, फिर पूरे उसमें शुरू हुए पूरे प्रदेश में, कश्मीर में, फिर उसके बाद ISI के झंडे आने लगे, फिर ऐसे जिंदाबाद होने लगा, फिर पत्थर आने लगा, फिर फौज पे FIR होने लगा, फिर आतंकवादियों को शहीद और उनको उनके शहीद मान के उनके परिवारों को आर्थिक सहायता इनकी सरकार देने लगी और फौजियों पे मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए गए। ये क्या सब दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि आप कंप्रोमाइज किए हुए हैं सारी आतंकवादी संगठनों से, कश्मीर के आवाम से, सिर्फ सत्ता के लिए। बगल में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये धन्यवाद पाकिस्तान को दिया था कि धन्यवाद है आपको कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने दिया, आतंकवादियों को धन्यवाद दिया था, लेकिन सेना को और भारत के चुनाव आयोग को धन्यवाद नहीं दिया कि जिसकी बदौलत कश्मीर में इतने शांतिपूर्वक चुनाव हुए थे। अखिलेश जी PDP आपकी भी पार्टनर रह चुके हैं, सरकार आतंकवाद सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। PDP आपकी भी पार्टनर रह चुकी है। सबसे पहले अगर कश्मीर में किसी ने PDP को पैर बढ़ाने दिए तो वो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी की खत्म करी। जब तक वो हमारे साथ थे तब तक जी मेरे समय ऐसा सलूक किया था, उदाहरण बताइए। हमारे समय अगर ऐसा सलूक किया हो तो आप हमको उदाहरण बताइए। चलिए सुशील पंडित जी से पूछता हूँ, एक मिनट आप दोनों को रोकता हूँ, सुशील पंडित जी से पूछता हूँ, अखिलेश जी जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है और कितना उनकी तरफ से उन्होंने ऐड किया है? अखिलेश जी, बहुत विनम्रता से आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब PDP आपके साथ सरकार चला रही थी 2008 में अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों के लिए एक छोटी सी जगह बनानी थी बालतल में, ताकि जब वो फ्रैक्चर हो, किसी को हार्ट अटैक हो, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, फर्स्ट एड मरहम पट्टी की जरूरत हो, उसके लिए टेम्पररी पोटा केबिन की एक छोटी सी जमीन दी गई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को। इसी PDP की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, कहा 2 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। गवर्नर को हटाना पड़ा, नया गवर्नर लाना पड़ा, आकर उसने जमीन लौटा दी। पूरा जम्मू 56 दिन बंद रहा था। मैं आपको याद दिलाऊं, तब आपके ही गुलाम नबी आजाद प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जानकारी दे रहे हैं आप? एक मिनट, गुलाम नबी आजाद प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जानकारी दे रहे हैं पूरी? जी नहीं, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें क्या कमी है। मैं पूरा कर लूं तो आप मुझे बताइएगा क्या कमी है। मैं बता रहा हूं ना, पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं। जी। तो ये आधा 3 साल PDP, 3 साल कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी। महबूबा मुफ्ती उस पार्टी की नेता थी और मुजफ्फर बेग उस पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सरकार में। तब इस सरकार को मजबूर किया इसी महबूबा मुफ्ती ने, इसी PDP ने जमीन लौटाने के लिए नया गवर्नर नियुक्त किया गया NN वोहरा को, और उसने आते ही पहला काम यह किया, 6 घंटे में जमीन लौटा दी। तब इस देश ने हाहाकार मचा, पूछा कि जो देश सैकड़ों करोड़ रुपए की हज सब्सिडी देता है, वो देश अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों के लिए 2 एकड़ जमीन नहीं रख सकता जहां टेम्पररी कुछ सुविधाएं मुहैया करानी हो। ये बैकग्राउंड है, ये पृष्ठभूमि है इस PDP की। मैं बोलूं? जी धन्यवाद। तो मैं जवाब दूं आपका? जी धन्यवाद। और बताइए कहां जानकारी अधूरी है? आप आधे से ज्यादा झूठ और असत्य बोल रहे हैं। वो एक दूसरा रूट भी बनाया गया था जिसको लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा शोर मचाई थी, और गुलाम नबी जी को दिल्ली में हम लोगों को आकर के बताना पड़ा था, सारा रूट बताना पड़ा था कि ज्यादा भीड़ हो जाती है। वो रूट थोड़ा शॉर्ट भी था, उसमें रहने की व्यवस्था भी अच्छी हो गई थी, वो सेट बन भी गए थे। लेकिन बीजेपी और आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उसको ये कहा के शोर मचाना शुरू कर दिया कि वहां के लोग आतंकवादी विरोध कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि आपको भी पता है अखिलेश जी, ज्यादा तीर्थयात्री जाते, उनकी यात्रा के लिए व्यवस्था भी की गई थी, और उनकी यात्रा के लिए वहां पे मकानों का, टेम्परेरी मकानों की बना भी दिया गया था। अखिलेश जी, आपने मुझ पर आरोप लगाया झूठ का, और सबसे ज्यादा बीजेपी आपका ये 100% बीजेपी विपक्ष में 100% झूठ है। हम लोग को बुला करके सारा
डिटेल दिया गया था, समझाया गया था, बताया गया था, एक एक रूट बताया गया था। आप क्या बता रहे हैं? अखिलेश जी गलत जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश जी, आप जम्मू के कांग्रेसी नेताओं से पूछ लीजिए जो उस आंदोलन में शामिल हुए थे। मैंने कांग्रेस जम्मू की कांग्रेस तक उस आंदोलन में शामिल हुई थी जिसका विरोध चल रहा था। मैंने बताया आपको ना, उसे अमरनाथ का बम बम बोले आंदोलन कहा जाता है, किसी से पूछ लीजिएगा। आपको बताया ना कि एक और अमरनाथ का एक और रूट डेवलप किया गया था। देखिए उसमें ऑलरेडी 2 रूट है, ज्यादा लोग जा सकते हैं। आप पता नहीं कभी अमरनाथ गए हैं कि नहीं, उसमें लगातार 2 रूट रहे हैं। एक चंदनवाड़ी का रूट रहा है, एक बालतल का रूट रहा है। आप अरे उस रूट पे रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। अब आप 2 रूट बताने लगे। जी नहीं, उसी रूट को लेकर आपको शायद मालूम नहीं है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, उसको जमीन अलॉट की गई थी, वो जमीन वापस करनी पड़ी थी। आप देख लीजिए थोड़ा इतिहास खंगाल कर, और यदि आपको इस बात पर शर्म आती हो, अगर लाज आती हो इसे कबूलने में। चलिए एक मिनट आज की परिस्थिति पर आते हैं। कश्मीर के नेता एआईपी पार्टी के इनामुल नबी साहब हमसे जुड़ गए हैं। उनके साथ संपर्क हो रहा था, लेकिन टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम थी। नबी साहब, आपको क्या लगता है अगर 35 से खत्म हो गया तो तिरंगा उठाने वाला कौन नहीं बचेगा वहां पर? क्यों नहीं उठाएंगे लोग तिरंगा? आप खाते तो हिंदुस्तान के पैसे की और गाते पाकिस्तान की बात है। अरे जनाब, हमारी तहरीक ना आर्टिकल 370 के लिए है, ना 35A के लिए है। हमारी जो तहरीक है ये हक खुद इरादियत के लिए है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए है। तिरंगा यहाँ कोई उठाता है या नहीं उठाता है वो हमसे ज्यादा आपको पता है। अगर तिरंगा उठाने वाले यहाँ आज लाल चौक में भी नहीं जा सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं MLA नहीं उठा सकते हैं, क्यों? उसके लिए क्या वजह है वो आप खुद जान सकते हैं और आपको उसके बारे में इत्तला है। लिहाजा जो दूसरी बात जो NIA के आप डिस्कस कर रहे थे, NIA के जो रेट थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैं वो दोहरा रहा हूँ। NIA के रेट इसलिए पड़ रहे हैं यहाँ ताकि कश्मीरी जो लोग अपने हक खुद इरादियत की तहरीक चला रहे हैं वो सरेंडर करे, वो अपने राइट्स को सरेंडर करे, उनकी आवाज को दबाया जा सके। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ना हम थकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम आपके इन रेड से डरते नहीं हैं। आप कर लीजिए, आप तहरीक हुर्रियत के बगैर भी चलती आई है और तहरीक हुर्रियत के बगैर भी चलेगी, क्योंकि ये तहरीक हुर्रियत से नहीं, हुर्रियत वाले इस तहरीक से हैं। लिहाजा आप इस गलतफहमी में दूर रहें कि NIA की वजह से यहाँ का कोई कश्मीरी सरेंडर कर सकता है। हमने न कभी सरेंडर किया है, न करेंगे। और दूसरी बात, आज आपको मैडम ने भी कहा है, वो चीफ मिनिस्टर है स्टेट में, उन्होंने कहा जो NIA के रेट्स हैं, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इससे कोई मसले का हल नहीं हो सकता है। लिहाजा जब आपको अपनी मैडम जो कोalition पार्टनर है बीजेपी की, वो बता रही है कि NIA के मेजर से कुछ नहीं हो सकता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कहाँ हैं। आज आपको खुद ही अपना चीफ मिनिस्टर कह रहा है आजादी का सेंटिमेंट चेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आजादी का सेंटिमेंट है। वो कह रहे मैं अपील करती हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि हमें आजादी का सेंटिमेंट रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या होगा वो दूर की बात है। आज आपको बीजेपी नबी साहब एंडोर्स किया कि यहाँ पर आजादी का आप हिंदुस्तान की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, ऐसा क्यों? आप हिंदुस्तान की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, ऐसा क्यों? खून में है। हमने क्या आपका खाया है? हमने आपकी गोलियां खाई हैं, पैलेट खाए हैं, हमने और भी खाया है। आदत से मजबूर है, हमारे को सजाया है जेलों में। आज भी ऐसी है, तरबियत ऐसी है। मसरत आलम बंद है। कासिम फख्तू को 24 साल हुए। दिल्ली में भी न जाने कितने नहे से लोग तिहाड़ जेल और मुख्तलिफ रियासतों में बंद हैं। और हमने आपके जुल्म के बगैर क्या देखा है? आपने तो हमें लूटा है। कंपनी ने 20,000 कमाए हैं पिछले 15 वर्षों में। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ बिहेव कर रही है। हम आपको पार रहे, आप हमें नहीं पार रहे। आपका हमें एक ही एहसान है, पैलेट चलाने का, अंधा करने का। हंसी आ रही है मुझे बात सुन के, मुझे ये बात सुन के हंसी आ रही है। डिसिप्लिन महसूस करने का। आप भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बनना चाहते हैं क्या? आप भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बनना चाहते हैं क्या, जिसको आधा चीन को दे दिया गया है? आप भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बनना चाहते हैं जिसको आधा चीन को दे दिया गया है? इलेक्शन कमीशन है, वो एक आजाद मुल्क है, वो आजाद है। उनका अपना परचम है, उनकी अपनी असेंबली है, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उनका अपना सदर है। तो ये बताइए ना, चाइना को उठा के पाकिस्तान ने कैसे दे दिया?
गिलगिट और बाल्टिस्तान चाइना को उठा के पाकिस्तान ने कैसे दे दिया? नबी साहब इसका जवाब दे दीजिए। और आप फेवर करते हैं क्या पाकिस्तान अब के ऊपर कश्मीर में अगर वो आजाद मुल्क है? क्या उन्होंने वहां की जमहूरियत से पूछा? क्या उन्होंने वहां की जमहूरियत से पूछा? जम्मू कश्मीर पर किसी को कब्जा नहीं करना दिया जाएगा, चाहे वो 7 लाख फौज यहाँ बिठाए या कोई और आए। नहीं, आप कह रहे हैं ना आजाद कश्मीर है वो, आप उसकी बात मत करिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अगर उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं तो पाकिस्तान ने उसको आधा चाइना को कैसे दे दिया? जवाब दीजिए इसका। आप हिंदुस्तान की खाते हैं, पाकिस्तान की खाते हैं। हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, एक इंच भी कब्जा नहीं करने देंगे। मैं इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ, आपको भी यहाँ से निकलना है। चाइना आपको भी इजाजत नहीं देंगे यहाँ कब्जा करने। भाग निकलने का रास्ता ढूंढ लीजिए, खुद कब्जा करके बैठे हो बेईमान। हमारे घरों पर, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हो आप और सुपारी लेते हो पाकिस्तान से। आपकी शादी वेस्ट बंगाल में हुई है, आप तो शिवसेना में रहे हो, आप कौन से कश्मीरी हो? आप कश्मीरी पंडितों का नाम डिफेम मत कर लीजिए आप। ये पता नहीं किसने आपका नाम इनाम रखा है, पता नहीं किसका इनाम पता नहीं आपको किसने पंडित रखा है। आप पंडितों के नाम पर एक बदनुमा दाग है। पंडित लोग हमारे भाई हैं, पंडित हमारा हिस्सा है। तो सुशील पंडित जो कश्मीर के हैं, अहम हिस्सा पंडित। तो आपने मार के भगाया क्यों? जब आतंकवादी गोली मार रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं उनको? ये बताइए आप। जब आतंकवादी गोली मार रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? अगर आपके भाई हैं तो, और आप उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप घाटी में अगर आपके भाई हैं तो? भाइयों को कत्ल करने की पुरानी रिवायात है यहाँ। मैं आपको बता दूंगा, भाइयों के हक पर कब्जा करने की पुरानी रिवायात है यहाँ। भाइयों को कत्ल करने की पुरानी रिवायात है, हमने भी लूटा। यही तरबियत है, आपने उनको भी और यही खसलत है, यही तरबियत है, यही खसलत है, और यही सिखाया जाता है मदरसों में। आप ना अपने यही किया जाता है ना, आप हिंदुस्तानी रहे। यही हम जहाँ के हैं हमें मालूम है। हाँ, आप कहाँ रहेंगे इसकी फिक्र कीजिए, कहाँ रहेंगे। यहाँ जगह भी नहीं है वेस्ट बंगाल के। आपको आपके कश्मीरी पंडितों का नाम आपकी रायशुमारी भी होगी और ताजपोशी भी होगी, मत लिया करो, और जल्दी होगी। पंडितों का नाम प्रेम शुक्ला जी, एक जवाब आपकी तरफ से और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा वक्त खत्म हो जाएगा। इनाम साहब एक मिनट प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, पावर ऑफ अटॉर्नी का एक कॉपी मेरे पास भी है, मुझे पता है। दिल्ली लाके ताजपोशी करेंगे, चिंता मत करो। ये इनामुल नबी नहीं है, इनामुल यजीद है। ये इनामुल नबी नहीं है, ये इनामुल यजीद है, यजीद की औलाद है। इसलिए आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, नमक हरामों को ये सपोर्ट करते हैं। ये जिनमें हिम्मत है, तो ये बताए पाकिस्तान के कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने वाला आईएसआई का लुच्चा हो सकता है। वो कश्मीर की कश्मीरियत और जमहूरियत को जानने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, इंसानियत को मांगने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, और यजीदियत को मानने वाला व्यक्ति है। इनामुल नबी के खून में यजीद का खून दौड़ रहा है इसके रगों में, ये सिद्ध होता है। आप तो अंग्रेजों के यजीद का जब ये देश यजीद का खून है, उन्हीं में से हो, देशभक्त बने हो। यजीद का खून है। अरे इनाम साहब सुनना भी सीख लीजिए। इनाम साहब, जब आपकी इतनी बात सुन ली हमने तो आप प्रेम शुक्ला जी को भी सुन लीजिए। खड़े होने वाले व्यक्ति है प्रेम शुक्ला जी, खामोश, अब जवाब दे सकते हैं आप। ऐसे कई इनाम घूम रहे हैं घाटी में, और यही इनाम मिला है घाटी को 27 साल में। आप पंडितों का नाम मत, आप पंडितों का नाम मत दो। इनामुल यजीद कृपा करके ये बताएं आप, इनामुल यजीद कृपा करके ये बताएं आप कि आप बकवास बंद करो, जुबान संभाल के बात करो। नॉनसेंस पर्सन, पता नहीं किसको लाया है नॉनसेंस, बेईमान। इनाम जी, देखिए ये नेशनल चैनल है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते इस पे। माफ कीजिएगा, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मुझे आपका कनेक्शन काटना पड़ेगा। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाम सही तरीके से, नाम के साथ प्रॉफिट का नाम आता है। ये सलाउद्दीन और पाकिस्तान की आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं ना। पाकिस्तान के लोगों ने चुनके भेजा है, हम आपकी तरह चलचित्र लीडर नहीं है। हिंदुस्तान की खाएगा, पाकिस्तान की खाएगा। हम आपकी तरह पता है यजीद की औलाद क्या हरकत करेगा। यजीद की औलाद की हरकतें दिख रही है, सलाउद्दीन के हरकतें दिख रही हैं, हाफिज सईद की अवैध औलादें
उनकी हरकतें दिख रही। हम तो हैं जिसकी औलाद खुलकर है। हम आपकी तरह जो है पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले नहीं है ना। हम हिंदुस्तान को गर्व से तिरंगा फहराने वाले लोग हैं। आपकी तरह हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान को गाने वाले नहीं है। आप रियल इशू पर आइए, मसले कश्मीर पर आइए। आपको क्या करना है एनआई रेट को? उस एनआई रेट के बाद भी आप रियल इशू पर बात करनी है। रियल इशू हुर्रियत पर एनआईए की रेड हुई, हुर्रियत पर एनआईए की रेड होती पत्थरबाजी बंद हो गई ना। ऐसे ही जब आप पर भी रेड हो जाएगी तो आपकी जुबान भी बंद हो जाएगी, आपकी जुबान भी बंद हो जाएगी। कर लो, जिनकी दुकान चल रही है फिर उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में रेड हुई ना, लेकिन असल बंद हो गया ना पथराव बंद हो गया ना, आप काम कर लीजिए, पथराव बंद हो गया ना, पैसा खत्म हो गया ना, जुमे को पैसा बांटना बंद हो गया ना। वाजपेयी जी का ख्वाब पूरा कर लीजिए। और बहुत लोग 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं ना। तो वाजपेयी जी ने ही सेंड किए थे। अरे हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में लाने का ख्वाब पूरा करेंगे। नेहरू गेस्ट हाउस में आप ये भारत की संसद की कांग्रेस के नेता नेहरू जी पारित है। और आप जैसे पाकिस्तानी वो कब्र में चले जाएंगे तब भी जो है वो कश्मीर भारत का ही रहेगा। ये कभी न था न होए न तब तक नहीं होगा जब तक आप इसका हल नहीं करेंगे। नहीं, मैं यही बात कह के खत्म करूंगा नबी साहब। हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन। आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की गाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप पाकिस्तान की गाते रहे इनाम साहब, आप पाकिस्तान की गाते रहे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और कोई भी भारतवासी नहीं चाहता कि कश्मीर अलग हो। लेकिन आप लोग अलग राग गाते हैं। क्यों गाते हैं मेरी समझ के बाहर है। आप खाते यहाँ की है, गाते वहां की है। आपको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आजाद कश्मीर को मिला क्या? उनसे पूछा गया कि चाइना को दे रहे हैं हम आधा कश्मीर आपको, बताइए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों चाइना को दे दिया गया अगर वो आजाद कश्मीर है? दोनों के लाइन के दोनों के हिस्से से हक खुद इरादियत का मौका मिलना चाहिए, रायशुमारी का मौका मिलना चाहिए दोनों लाइनों से, चाहे वो उस पार लाइन का हो या इस पार लाइन का हो। ना आप उस पार के रहेंगे ना इस पार के रहेंगे। पहला ये है कि पाकिस्तान अपनी कोशिश यही हाल रहा तो ना इस पार के रहेंगे ना उस पार के रहेंगे। राशुमारी होगी और किस पार जाना होगा उसका रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आप रुकावट ना इस पार हो गए ना उस पार हो गए। मैं इतना ही वक्त है बहस का इनाम साहब, आप थोड़ा लेट जुड़े हमसे, लेकिन आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन टेलीविजन चैनल पर मैं आपको भारत विरोधी बातें कम से कम नहीं करने दूंगा, क्योंकि पूरा भारत मानता है कि पूरा भारत एकजुट है और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।